देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, तो इसमें सबसे पहली जो पॉइंट है अपना वो क्या है? वैद्युत आवेश। ओके, अगर वैद्युत आवेश की बात की जाए तो क्या बताएंगे? जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, कोई भी पदार्थ हो अगर वो अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पदार्थ के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अथवा ये भी देख सकते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसे भी आवेश कहते हैं। क्या बताया? जब दो पदार्थों को या वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। ओके, अगर इसी में देखा जाए तो क्या पदार्थों द्वारा हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसे घर्षण विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। या फिर ये बोल दें कि वैज्ञानिक एल्बर्ट ने क्या देखा था कि जब एवोनाइट की छड़ जो होती है उसे बिल्ली की खाल से तथा कांच की छड़ की रेशम से रगड़ने पर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो इन पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। तो बात वही हुई क्या कि पदार्थों को जब आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। कोई भी पदार्थ हो अगर आपस में क्या किया जाए? रगड़ा जाए, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसे ही आवेश कहा जाता है। देखिए आवेश जो होता है वो एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट होता है कूलाम। क्या होता है आवेश का? एसआई यूनिट कूलाम होता है। और सीजीएस जो मात्रक होता है सीजीएस सिस्टम में, इसे हम लोग स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। ओके, स्टेट कूलाम भी कहा जाता है या फ्रैंकलाइन कहते हैं। 1 कूलाम इक्वल्स टू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम इक्वल्स टू 10 की पावर 9 या 3 इंटू 10 की पावर 9। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। ओके, या फिर ये लिख दो 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ओके, ईएसयू जो है वो स्थिर वैद्युत इकाई है और ईएमयू जो है वो विद्युत चुम्बकीय इकाई होती है और ये एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसा है? अदिश राशि है। ओके, अब अगर पूछा जाए कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश मुख्यतः नॉर्मली कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ओके, और क्या बताया? जब कोई दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं या रगड़ती हैं तो एक में ऋणावेश और दूसरी में धनावेश आता है। मतलब कोई भी दो वस्तुएं आपस में अगर रगड़ी जाए ना, तो एक में धनावेश आएगा तो दूसरी में ऋणावेश आएगा। हमेशा अपोजिट नेचर में आवेश आएंगे, अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे को कैसी होगी? विपरीत होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि कांच की रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच में धनावेश, तो रेशम में कैसा आएगा? ऋणावेश आएगा। ओके, याद रखना जैसे कि प्लस प्लस आवेश है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये सजातीय आवेश होंगे। ये कैसे होंगे? सजातीय होंगे। जब कभी भी दो वस्तुओं में आवेश समान होता है या एक ही प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहा जाता है। कोई भी बोल दे एक ही प्रकृति के आवेशों को क्या कहते हैं? सजातीय। तो क्या बोलेंगे? एक ही प्रकृति के आवेश, एक ही
प्रकृति के आवेश सजातीय होते हैं। ओके, एक ही प्रकृति के आवेश कहते हो ना, सजातीय आवेश होते हैं। जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये कैसे हैं? सजातीय। अगर सजातीय हैं तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो क्या बताएंगे? एक ही प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, या फिर बोल दिया जाए सजातीय आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, सजातीय आवेश। ओके, सजातीय आवेश में क्या होगा? सदैव प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय आवेश में अगर पूछ लिया जाए तुमसे विजातीय, तो क्या बोलेंगे? विजातीय आवेश में कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर विजातीय आवेश की बात कर सी जाए तो विजातीय आवेश में क्या होता है? आकर्षण हो जाएगा। मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे होते हैं? विजातीय आवेश होते हैं। मतलब विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे होते हैं? विजातीय आवेश होते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश विजातीय आवेश कहे जाते हैं। अब अगर पूछा जाए कि आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, आवेश के गुणधर्म, तो क्या बताओगे? आवेश जो होता है वो आवेश संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है। मतलब इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात पूरा आवेश संरक्षित रहता है, कोई भी विलगित निकाय हो उसमें। तो क्या बताएंगे? अगर कोई पूछ देता है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो क्या बताएंगे? कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। जो आवेश होता है उसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात पूरा आवेश संरक्षित रहता है उसे। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है? जब दो कुचालक पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, कोई भी पदार्थ हो, कुचालक हो, आपस में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उन पदार्थों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उन पदार्थों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का सदैव पूर्ण संख्या में होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान सदैव कैसा होता है? पूर्ण संख्या में होता है। न्यूनतम आदान प्रदान मतलब कम से कम अगर हम किसी को देंगे, कोई भी चीज़ चार्ज देंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कम से कम आदान प्रदान अगर करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अतः किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। ओके, अब आता है आवेश तंत्र। मतलब विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से ही स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी पर या किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है। किसी कण पर विद्युत आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिएगा क्या बताया? सबसे पहला क्या था? आवेश का क्वांटीकरण। ओके, क्वांटीकरण, जो आवेश का क्वांटीकरण है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर देखा जाए तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ओके, अगर आवेश का क्वांटीकरण देखें तो इसमें इन्होंने क्या बताया? जैसे ये दो वस्तुएं ए है और ये वस्तु बी है। ओके, अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर हो रहा है, क्या हो रहा है? स्थानांतर, मतलब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में जा रहे हैं लगातार, इस बॉडी से निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन निकल कर इससे इसमें लगातार जा रहे हैं। अगर लगातार जा रहे हैं तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ओके, लगातार जा रहे हैं ऐसे करके। ओके, लगातार ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है इसमें। तो अगर लगातार इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना होगा?
एक ई हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हो सकता है, या तो ई हो सकता है या फिर 2e हो सकता है, ई 2e 3 कितना भी हो सकता है। ओके, तो देखिए अर्थात क्या हो सकता है, ई 2e 3 एंड डॉट 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 एन ई के रूप में। और जो इलेक्ट्रॉन हो मतलब किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो सकता है, किसी वस्तु पर कुल आवेश, अगर कुल आवेश की यार बात करता है तो क्या होगा, देखो बहुत ज़्यादा कितना हो सकता है, क्यू बराबर यानी, ओके क्यू बराबर यानी अगर हो सकता है तो एन क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ई पे चार्ज होता है, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये रिवाइज रखना है। ओके, आगे देख, और क्या बताया, किसी वस्तु पर कोई भी विलगित निकाय है जैसे कि ये है, और इस पर कई आवेश आपके कार्यरत हैं, है ना, और कई आवेश हैं, तो इन पर अगर देखें तो ये Q1 है, Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q6 है और ये Q5 है ना। अगर इस पर निकाला जाए कुल आवेश कितना होगा, ओके कुल आवेश, तो क्या बताया, किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश, उन आवेशों को डायरेक्टली क्या करना है, टोटल जोड़ लेना है, जितना आ जाए वो कुल आवेश होगा, Q4 एंड Q5 और Q6। ओके, ये क्या होगा, इस वस्तु पर कुल आवेश होगा। ओके, आगे देख, अब नॉर्मली ऐसे ही पूछा जाए कि चालक, कुचालक और विद्युत रोधी कैसे समझाओगे, तो क्या बताएंगे, जो पदार्थ आसानी से अपने में से क्या करने देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने देते हैं, या जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक को ही याद रखना सुचालक भी कहा जाता है। ओके, चालक को ही क्या जाता है, सुचालक भी कहा जाता है। ओके, तो जो पदार्थ आसानी से अपने में क्या करने दे, विद्युत धारा प्रवाहित करने दे, उन्हें चालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या बताया गया, धातु, मानव तथा जंतु शरीर, आर्यभन, अर्थ। ओके, ये सभी क्या है, चालक हैं। ओके, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, या जो विद्युत के प्रवाह को नहीं होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ओके, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है या नहीं होता है, ओके, क्या कहलाते हैं, कुचालक, या वे तत्व जो धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं, है ना, या वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया, कांच, पार्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी एट्सेट्रा। ओके, तो ये सभी क्या हैं, विद्युत रोधी हैं। कैसे हैं, विद्युत रोधी हैं। ओके, आगे देखिए, अब नॉर्मली पूछा जाए कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए, या आवेश किसे कहते हैं, आवेश संरक्षण। ओके, तो आवेश संरक्षण अभी बता था क्या आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, जो एक सार्वत्रिक नियम है। ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। ये किसी पृथककृत या आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी पृथककृत या आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश, धनावेश, ऋणावेश का बीजगणितीय योग हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कोई भी दो चार निकाय हों, उनका सबका यूनिवर्सल अगर है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो क्या होगा, उसमें कुल निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने पर, घर्षण द्वारा अगर वस्तुओं को आवेशित किया जाता है तो घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने पर उनमें बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वस्तुओं द्वारा उत्पन्न कुल आवेश की कुल मात्रा कैसी होती है, 0 होती है। वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन पर कुल आवेश 0 ही होता है।
सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन पर ठीक बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन एक है और एक क्या है? पॉजिट्रॉन है। इन पर ठीक बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन परस्पर संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर दे ऊर्जा में बदल जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के आवेशों का योग कैसा रहता है? शून्य रहता है, जो उनके ऊर्जा में बदलने पर कैसा होता है? शून्य ही रहता है। ओके।